बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोगों ने देखा उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। सिर्फ दो पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने थे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में, जो बार बार आपके काम आएंगे। और वो दो पॉइंट्स क्या हैं? इन केस हम लोग किसी भी स्टैंडर्ड, किसी भी चैप्टर को डिस्कस कर रहे हो ना, और आपसे वो कहे कि IS 16 का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, तो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए क्या? Future economic benefits will flow to the entity and cost can be measured reliably. ये इसका क्राइटेरिया था। फिर मेजरमेंट की बात की एट रिकॉग्निशन, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग इसको मेजर करेंगे एट कॉस्ट। फिर कॉस्ट की डिस्कशन स्टार्ट हुई कि कॉस्ट में क्या चीजें ऐड करनी है, क्या चीजें लेस करनी है, और उसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, हमने इनकी डिस्कशन कर ली थी। आई होप कि यहां तक कोई इशू नहीं है। चले, अब नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट सी, द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। अब ये चीज बेसिकली आप लोगों ने पीआरसी में नहीं पढ़ी थी, ये वाली चीज नहीं आई थी, ये वाला पॉइंट वहां पे स्किप कर दिया गया था क्योंकि ये जरा हाई लेवल का पॉइंट था। वहां पे सिर्फ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस तक हम लोगों ने पढ़ा था। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग की इनिशियल एस्टिमेट and removing the item and restoring the site on which it is located, for which an entity incurs legal or कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो क्या करेंगे ऐसी चीज को? कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनाएंगे। हम लोग ये जो पॉइंट ए बी एंड सी डिस्कस किया, तो हम लोग देख रहे थे कि कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। फर्स्ट पॉइंट में था परचेज प्राइस लेस डिस्काउंट्स, ऐड करेंगे टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। बी पॉइंट था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और सी पॉइंट में आ रहा है इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग द आइटम्स एंड रिस्टोरिंग द साइट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अक्सर आप लोग देखें कि हमारे पास जो फैक्ट्रीज है ना, वो शहरों से बाहर हैं। इवन के जो उनके ऑफिसेज होते हैं ना, वो शहरों में हैं, और वो लग्जरी ऑफिसेज हैं, बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। लेकिन जैसे ही हम उनकी फैक्ट्री का विजिट करते हैं ना, तो वो एक ग्रे सा स्ट्रक्चर है, मतलब बिल्कुल एक रॉ सा स्ट्रक्चर मौजूद है वहां पर। क्या होता है कि मोस्टली केसेस के अंदर वो जो फैक्ट्री की लैंड है ना, वो कंपनी की अपनी नहीं होती, वो अक्सर रेंटल होती है, रेंट के ऊपर होती है वो। उसके ऊपर फैक्ट्री बनाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी वहां पर लगाया जाता है। अब वो जो पीस ऑफ लैंड है ना, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने रेंट पर लिया हुआ है। लेकिन उस पे जो प्लांट एंड मशीनरी है, वो तो हमारी अपनी है, वो हमारा एसेट है। लेकिन लैंड हमारा एसेट नहीं है। अब वहां पर अगर आप लोग देखें, तो उस प्लांट एंड मशीनरी को सेव करने के लिए ना, उन्होंने एक बिल्कुल रॉ सा बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है, जो उस प्लांट एंड मशीनरी को ना हम लोग सेव कर सकें। फिर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है ये, इसीलिए उन्होंने साथ में लिखा कि अगर ये आपकी लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, लीगल से मुराद बाय लॉ, अगर आपके ऊपर ये चीज इंपोज हो जाए कि आपने ऐसा जरूर करना है। कंस्ट्रक्टिव से मुराद अगर लॉ ने नहीं कहा, लेकिन आपने जो एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट में ये चीज मेंशन थी कि जब आप ये पीस ऑफ लैंड वापस करेंगे, तो वो पीस ऑफ लैंड ही वापस करना है आप लोगों ने, उसके ऊपर आप अपना बिल्डिंग स्ट्रक्चर रिमूव करोगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, उस चीज को खत्म करने की कॉस्ट, रिमूविंग द आइटम्स, वहां पर जितने भी आप लोगों ने खुद से कंस्ट्रक्शन वगैरह की हुई है, वो वहां से सारी रिमूव करोगे। एंड रिस्टोरिंग द साइट, और उस साइट को, उस पीस ऑफ लैंड को वैसे ही वापस करना है जैसे आप लोगों ने लिया था। तो क्या उसके ऊपर कोई एक्सपेंस नहीं होगा? लेकिन वो एक्सपेंस तो उस टाइम पर होगा जब एग्रीमेंट खत्म होगा, मतलब आफ्टर 10 ईयर्स से दैट। तो कहते हैं क्या आज के 100 रुपए 10 साल बाद के 100 रुपए के इक्वल हैं? तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि उन एक्सपेंसेस की प्रेजेंट वैल्यू, इनिशियल एस्टिमेट, आज के दिन आपने ये एक एस्टिमेट करना है कि जब एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ
मैं इन चीजों को रिस्टोर करूंगा तो मुझे कितना एक्सपेंस आएगा, वो एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेगा। आई होप कि मेरी बात समझ चुके हो आप। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपली आपको डिसमेंटलिंग कॉस्ट दी जाएगी और आपने कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बना देना है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज, फिर हमारे पास कुछ उन्होंने सिंपल से पॉइंट्स हमें बताए। कहते हैं फॉर एग्जांपल व्हेन लैंड इज एक्वायर्ड certain cost are necessary and should be part of cost of, एक तो लैंड के ऊपर आप लोगों ने जो उस लैंड के मालिक को जो अमाउंट पे करोगे वो तो आपकी कॉस्ट आएगी, लेकिन साथ में ना कुछ लीगल कॉस्ट भी होती है, मतलब वो जमीन हम लोगों ने अपने नाम भी करवानी होती है, तो क्या लीगल चार्जेस नहीं पड़ेंगे? तो वो लीगल चार्जेस कॉस्ट ऑफ लैंड का पार्ट बनेंगे। साथ में वो कहते हैं दीज कॉस्ट इंक्लूड, अब इसमें वो बता रहे हैं कि कौन कौन सी कॉस्ट शामिल है। एक तो कॉस्ट ऑफ लैंड शामिल है हमारे पास, नेक्स्ट टाइटल एंड लीगल फी शामिल है, फिर साइट प्रेपरेशन कॉस्ट, मतलब वो पीस ऑफ लैंड जैसे हमें मिला है ना हमने उसको वैसा नहीं यूज करना, हमने उसको जिस हालत में यूज करना है हम उस पीस ऑफ लैंड को उस हालत में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस साइट प्रेपरेशन कॉस्ट वो भी कॉस्ट ऑफ लैंड का पार्ट बनेगी। फिर कहते हैं अब इसमें कॉस्ट साइट प्रेपरेशन कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल है, कहते हैं ग्रेडिंग एंड ड्रेनिंग एंड सर्वे कॉस्ट, ये सारी की सारी कॉस्ट ऑफ लैंड का पार्ट बन जाएंगी। ऑल ऑफ दीज कॉस्ट मे बी कंसीडर्ड नेसेसरी टू गेट द लैंड रेडी फॉर इट्स, और हमारा रूल क्या है, एसिड्स को अवेलेबल फॉर यूज बनाने तक के तमाम तर एक्सपेंसेस जो उस एसिड से रिलेट करते हो कैपिटलाइज, मीन्स दैट कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट। तो वो लैंड जिस हालत में हमने ली थी वो इंटेंडेड यूज के लिए नहीं थे, तो उसको इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए अगर कोई एक्सपेंसेस हैं तो वो उस लैंड का पार्ट बन जाएंगे। अच्छा अब सुनिएगा, उस लैंड के ऊपर ही बिल्डिंग बनती है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड को हम लोग अलग से नॉन करंट एसिड के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं और बिल्डिंग को अलग से रिकॉर्ड करते हैं। अब बिल्डिंग बनवाने के लिए आर्किटेक्ट फी वो लैंड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, वो बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। बिल्डिंग बनाने के लिए अगर लैंड को तैयार कर रहे हैं तो फिर वो लैंड, अब ये साइट प्रेपरेशन लैंड की कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ये बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। ये बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग उस लैंड, जैसे हम लोग आप लोगों ने देखा होगा कि लैंड के ऊपर जाके बिल्डिंग बनाना नहीं शुरू कर देते, उस लैंड को सपोज दैट कि अगर वो रोड से थोड़ी नीचे है तो उसके ऊपर हम लोगों ने मट्टी वगैरह डलवा के उसकी सतह को जरा ऊपर करना होता है, तो ये क्यों कर रही हैं, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो ये किसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी, कॉस्ट लैंड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। मेरी बात समझ आ गई होगी सब बच्चों को। नेक्स्ट वन कहते हैं द कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे नॉन करंट एसिड आपने परचेज करने हैं, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो आप लोग अपने एसिड खुद बना सकते हैं, जैसे बिल्डिंग इसकी बेस्ट एग्जांपल है। आप चाहें तो अपना घर बना बनाया ले लें, इसे कहेंगे एक्विजिशन ऑफ एसिड, इसको क्या कहेंगे, लेकिन आप पीस ऑफ लैंड परचेज करें और उसके ऊपर अपना घर खुद से बनाएं तो उस जो बिल्डिंग है उसको हम कहेंगे सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड, ऐसा एसिड जो हम लोगों ने खुद से बनाया है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड। तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड की भी तो कॉस्ट को डिटरमिन करना है, तो अब जब तक वो एसिड कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो पीपीई का पार्ट नहीं बनेगा। क्या, जब तक वो एसिड कंप्लीट ना हो जाए, मतलब अवेलेबल फॉर यूज में ना आ जाए, तब तक वो पीपीई का पार्ट। अच्छा थोड़ा सा गौर किया, मैंने ये नहीं कहा कि वो मेरा नॉन करंट एसिड नहीं है, नॉन करंट एसिड है लेकिन पीपीई का पार्ट नहीं है, क्योंकि नॉन करंट एसिड में तो इंटेंजिबल्स भी आते हैं। हाँ ये अलग बात है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, गॉट इट, लेकिन ये मेरे नॉन करंट एसिड का पार्ट होगा, लेकिन इसका नाम क्या होगा, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। इसको किस नाम से लिखेंगे, मतलब मैंने एक बिल्डिंग बनाना स्टार्ट की, वो बिल्डिंग मैंने ड्यूरिंग द ईयर शुरू कर दी,
सबसे पहली चीज हमेशा याद रखना, जब तक एसेट अवेलेबल फॉर यूज ना हो तब तक वो डेप्रिशिएट नहीं होता। मतलब जब तक कोई बिल्डिंग कंप्लीट ना हो जाए, जब तक कोई सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट कंप्लीट ना हो जाए, आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ही डिटरमिन नहीं कर सकते। जब कॉस्ट नहीं डिटरमिन कर सकते तो डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे? क्लियर? दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन करते हुए 3 माह गुजरे गए और मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया। अब बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है, बिल्डिंग कंप्लीट नहीं तो पीपी का पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन उस 3 माह में मैंने उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस किया होगा। मैंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसके ऊपर अप्लाई किया, 3 माह तक मैंने अपने लेबर को वेजेस वगैरह पे की, तो क्या मैंने उसके ऊपर कोई एक्सपेंस नहीं किया? मैं उस तमाम एक्सपेंस को एड अप करूंगा। मैंने एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जितना भी उस एसेट के ऊपर एक्सपेंस किया हुआ होगा ना, वो सारा मैं इकट्ठा करूंगा कि मैंने इस एसेट के ऊपर टोटल कितना एक्सपेंस किया है, और इसको रिकॉग्नाइज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, नॉन करंट एसेट्स में, एज कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। कैसा नहीं है जैसे आपका वो बिल्डिंग का जो काम है वो अभी जारी है, इन प्रोसेस है, तो अगर काम जारी है तो क्या कहेंगे? वर्क इन प्रोसेस। और ये जो वर्क इन प्रोसेस है ये कैपिटल नेचर का है, मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने जा रहा है, मैं एक नॉन करंट एसेट बना रहा हूं, तो इसलिए इसका नाम क्या बन जाएगा? कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। और कैपिटल वर्क इन प्रोसेस कभी भी डेप्रिशिएट और पीपी का पार्ट नहीं है। बात क्लियर? अलग से इसको जाके आपने रिकॉर्ड कर देना है। अब देखिए यहां पे क्या कहते हैं, कहते हैं द कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट इज डिटरमिन्ड यूजिंग द सेम प्रिंसिपल एज फॉर एक्वायर्ड एसेट। के प्रिंसिपल क्या थे? वही जो अभी कॉस्ट के बारे में हम लोग पढ़ कर आए हैं कि परचेज प्राइस, उसमें डिस्काउंट्स वगैरह लेस कर दो और टैक्सेस वगैरह ऐड कर देंगे हम लोग, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस आएंगे, डिसमेंटलिंग कॉस्ट है तो वो भी शामिल कर देंगे। कहते हैं सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट के लिए भी बिल्कुल सेम प्रिंसिपल्स ही अप्लाई होते हैं, लेकिन साथ में कहता है कि बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट में ऑल्सो भी, और ये चीज इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी बोरिंग कॉस्ट के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता, ओके? अभी ऐसे समझें जैसे कोई बोरिंग कॉस्ट नहीं है, अभी इस बारे में आपको पता ही नहीं है। तो ये हम लोग IAS 23 में डिटेल देखेंगे। अच्छा, सिंपल क्या कि कहता है जिस तरह एक्वायर्ड एसिड के लिए, मतलब भाई सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड है तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगेगा, तो आप लोगों ने इसकी कॉस्ट का पार्ट बनाना है। आप वेजेस पे करोगे, वो भी आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनाना है। कोई उससे रेलिवेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे तो वो भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेंगे। बिल्डिंग बनाने के लिए सपोज आपने वहां की किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल ली है तो वो भी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का पार्ट बनेगी। किसी किस्म के कोई लीगल चार्जेस पे किए हैं तो वो भी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का पार्ट बनेंगे। ऑलराइट, कोई डाउट? नेक्स्ट कहते हैं एग्जांपल ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ। अच्छा, ये चीज उधर आप लोगों की पीआरसी का पार्ट नहीं थी, वहां पर आपको बताया गया था कि कौन सी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट है, यहां पर भी बताया गया। लेकिन यहां पर एक एडिशनल पॉइंट है क्या, कि कौन सी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं है, ये भी साथ में बताया गया। तो 4 किस्म की उसने कॉस्ट आपको बताई। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, साथ में कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटी, cost of conducting a business in a new location or with new class of customers including cost of staff training, administrative and other journal overheads। भाई ये तो कंफर्म रूल है कि जब भी क्वेश्चन में कहीं पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ओवरहेड से मुराद एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस, अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव या जर्नल ओवरहेड्स का वर्ड आ जाए कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगा, ये हमेशा एक्सपेंस आउट है। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? अच्छा, दूसरी बात यहां पे सुनो, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ मींस दैट मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी मंगवाया
उस प्लांट एंड मशीनरी को असेंबल करने की कॉस्ट तो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट बने। एम आई राइट? असेंबल करना और उसकी इंस्टॉलेशन करना कॉस्ट ऑफ मशीनरी का पार्ट बनेगी। लेकिन उस प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर काम करने के लिए मेरे वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई। मैंने वो प्लांट एंड मशीनरी बाहर से मंगवाया था, पाकिस्तान में वो बिल्कुल न्यू न्यू है, मेरे वर्कर्स को उसके ऊपर काम करना नहीं आ रहा, तो मैंने बाहर से ही टीम मंगवाई कि मेरे वर्कर्स को ट्रेन करो और इनको काम सिखाओ कि इस प्लांट एंड मशीनरी को रन किस तरह से करना है। तो क्या वो ट्रेनिंग कॉस्ट इनका नहीं करूंगा? क्यों कर रहा हूं? उस प्लांट एंड मशीनरी को रन करने के लिए। अगर मैं वो ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं करता, क्या मैं उसको अवेलेबल फॉर यूज कंडीशन में ला सकता हूँ? ला सकता हूँ। ये अलग बात है कि मैं नहीं यूज कर सकता, लेकिन अवेलेबल फॉर यूज कंडीशन में तो है ना वो। उसको यूज करने के लिए ट्रेनिंग कॉस्ट आ रही है। तो हमेशा याद रखना कि ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनते। ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट, जबकि टेस्टिंग कॉस्ट, कि भाई वो प्लांट एंड मशीनरी असेंबल हो गया, इंस्टॉलेशन हो गई, अब वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसकी टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेगी, वो कैपिटलाइज होगी, जबकि ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो जाती है। बात क्लियर हो गई? दूसरी बात ये कि इसको एक्सपेंस आउट करते क्यों एक्सपेंस आउट कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं होता। एसिड्स की डेफिनेशन क्या थी? एसिड की डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, कंट्रोल्ड बाय द। अब देखिए बाकी तमाम कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहा हूं, अपना एसिड बना रहा हूं, तो मतलब मेरा उनके ऊपर कंट्रोल है। क्या मेरा लोगों के ऊपर कंट्रोल है? नहीं। जब कंट्रोल नहीं है तो मेरा एसिड कहां से बन सकता है वो? तो इसलिए कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं। हाँ, यहां पर अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे तो एम्प्लॉयज के साथ एग्रीमेंट होते हैं, ये है वो है, भाग गए तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर बेचारे की डेथ हो गई, क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से लोगों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। जिसने आपको छोड़ के जाना है वो छोड़ के चला जाएगा, आप चाहे जो मर्जी उसके ऊपर केस कर लो, कुछ भी नहीं है। वो छोड़ के चला गया, आप लोगों को कोई फर्क नहीं। तो ट्रेनिंग कॉस्ट को आपने हमेशा एक्सपेंस, ये वो पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर शायद थोड़ी थोड़ी एक वैल्यू उसने आपको बता दी, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अच्छे खासे घुमा देते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वाली बातें याद रहेंगी ना, तो समझ लें आपकी थ्योरी आपके फिंगर टिप्स पे है। और जब थ्योरी फिंगर टिप्स पे है ना, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आप लोग इजीली उसको हैंडल कर लेंगे। ऑलराइट। फिर दूसरी बात, देखिए भाई, आप उस प्लांट एंड मशीनरी से एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उससे अब एक न्यू प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो। सेम प्लांट एंड मशीनरी, आप प्रोडक्ट ए बना रहे थे, उससे आपने मार्केट स्ट्रक्चर को देखा कि इधर प्रोडक्ट बी की ज्यादा जरूरत है, उसकी डिमांड ज्यादा है, और आपको पता है आप अपनी इसी प्लांट एंड मशीनरी से प्रोडक्ट बी भी बना सकते हो। आपने न्यू प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दी, तो न्यू प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करोगे, प्रमोशंस करोगी, एडवर्टीजमेंट आप लोग करोगे। तो कहते हैं कि न्यू प्रोडक्ट बनाओ, न्यू क्लास ऑफ कस्टमर्स में चले जाओ, किसी न्यू फैसिलिटी के ऊपर चले जाओ, किसी न्यू लोकेशन पर चले जाओ, तो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगा। इनिशियल लोकेशन कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनती है, सब्सिक्वेंट लोकेशन मतलब रीलोकेशन कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं। उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट में किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट्स करते हो, प्लांट एंड मशीनरी में किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट्स करते हो, तो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनाओगे। आई होप कि आपको मेरी ये सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। जल्दी से मुझे एग्जांपल नंबर 1 का आंसर करें। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्लांट ऑन इट्स इनिशियल रिकॉग्निशन। जल्दी से कॉस्ट ऑफ एसिड डिटरमिन करें। एंड द कॉस्ट ऑफ प्लांट इज, अब यहां पर देखिए लिस्ट प्राइस इसने शामिल हो जाना है, और ये ऑल अमाउंट्स इन रुपीज 1000, तो आप लोगों ने भी अपने पास ऑल अमाउंट्स इन रुपीज 1000 कर लेना है। आपके पास इसका जब सोल्यूशन बनाने लगेंगे तो आप लोग लिखेंगे से दैट क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद एक थोड़ी सी हेडिंग लगा देना कॉस्ट ऑफ प्लांट, और उसके बाद लिखना शुरू कर देना नेक्स्ट लाइन पर रुपीज इन
1000। नेक्स्ट लाइन पे जाओगे, लिस्ट प्राइस ऑफ द प्लॉट, फिर लिखोगे ट्रेड डिस्काउंट गिवन। तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग यहां पर आप कर दोगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, और यहां पर आकर ब्रैकेट्स, मतलब ये आपका सोल्यूशन बन रहा है। फिर आप लोगों ने लिखना है डिलीवरी कॉस्ट, यस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, यस, कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन, यस, आर्किटेक्ट फी, यस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इग्नोर करते हैं। ऑलराइट, फिर कहते हैं लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स have granted AL a license to operate the plant on condition that AL will dismantle the plant and restore the site of its former condition at the end of the plant's life। अब देखें यहां पर, क्या आप लोगों को इन ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से इंस्ट्रक्शन ही हो गई, एक किस्म की लीगल ऑब्लिगेशन बन गई है कि आपने ऐसा काम करना है, और ऐसा करने के लिए आप लोगों को एस्टिमेटेड द अमाउंट ऑफ रुपीज इन प्रेजेंट टर्म्स। अब उसने कहा नहीं था इनिशियल एस्टिमेट, तो इनिशियल एस्टिमेट से मुराद प्रेजेंट वैल्यू था, उसने खुद से आपको प्रेजेंट वैल्यू बता दी। मतलब यहां पर आपकी क्यूएम की टेस्टिंग नहीं हो रही कि एक अमाउंट देंगे और आपसे कहेंगे कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू खुद से फाइंड करो, ऐसा नहीं है। उसने जो डिसमेंटल कॉस्ट दिया है वो खुद से उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, आपने सिंपली जाकर इसको ऐड कर देना है। अब ऐड 250 नहीं करना, ऐड 250 मिलियन, मतलब इन टोटल भी नहीं। आप जब इसको ऑल अमाउंट इन रुपीज 1000 लिखोगे तो आपने ऐड करना है 250, और जब इन वैल्यूज को एड अप करोगे तो आपके पास टोटल आंसर बन गया। आई होप कि सब बच्चों को जितना टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है ये समझ आ गए हैं। अच्छा, कुछ ऐसे पॉइंट्स आ गए हैं जो यहां पर अगर हम लोग पढ़ लें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत आसानी रहेगी। मतलब इसका एक एक पॉइंट बहुत कीमती है, अगर हम यहाँ पे जंप करके आगे चले जाते हैं ना, और मे भी एग्जाम में ऐसा कोई पॉइंट आ गया तो आपके लिए अकाउंट फॉर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ऐसे थ्योरेटिकल पॉइंट्स इवन के आप लोगों के लिए बड़े बोरिंग होते हैं, लेकिन आपने वन टाइम इनको जरूर एक एक्टिव रीडिंग देनी है। जैसे कि अगर यहां पे देखें आपको सारी बातें इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी सीजेस। क्या मतलब, कहता है कॉस्ट का पार्ट अब नहीं बनाओगे, मतलब यहां तक आपने कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, उसके बाद कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। सीरीज मतलब स्टॉप कर देना, कैपिटलाइजेशन को स्टॉप कर दोगे। कब, व्हेन एन आइटम इज इन लोकेशन, जब वो इंटेंडेड लोकेशन की बात की थी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में, उस लोकेशन और कंडीशन पर पहुंच जाए necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management। जब इस सिचुएशन पे पहुंच जाए, पर अगर इसको इन शॉर्ट वर्ड्स बात करें ना, when asset is available for use, वहां तक ये कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, और when asset is available for use, कैपिटलाइजेशन को सीज कर देना है। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज therefore cost incurred in using or redeploying an item are not included in the carrying amount of that item। For example, the following costs are in the carrying amount of an item of PP। अब जब बात कर रहे हैं ना कैरिंग अमाउंट, इट मींस दैट इनिशियल रिकॉग्निशन हो चुकी है, इनिशियल रिकॉग्निशन पर आपका एसिड कॉस्ट पर जाएगा। जब इनिशियल रिकॉग्निशन हो गई, एसिड इज अवेलेबल फॉर यूज, उसके बाद तो उसने डेप्रिशिएट होना है, और डेप्रिशिएट हो गया तो अपनी कॉस्ट में नहीं रहता, अपनी कैरिंग अमाउंट पर आ जाता है। तो अब उसकी कैरिंग अमाउंट में ऐड करना है या नहीं करना, तो उसने कहा नहीं कर। किस किस को कैरिंग अमाउंट का पार्ट नहीं बनाना, कहते हैं सबसे पहले कॉस्ट इनकर्ड while an item capable of operating in the manner intended by management has yet to be brought into use। क्या मतलब, कि अभी उसको इस्तेमाल में लाना है, हमने इस्तेमाल के काबिल हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने इसको इस्तेमाल में लेकर नहीं आए, अभी उसको इस्तेमाल में लेकर आना है हम लोगों ने, मतलब कुछ अरसे के लिए वो आइटम खाली पड़ा रहा।
फिर क्या कहता है, और इज ऑपरेटेड एट लेस देन, हमें पता था कि ये प्लांट एंड मशीनरी हमें ऑन डेली बेसिस 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स बना कर देगा। अब इसमें प्लांट एंड मशीनरी का कोई कसूर नहीं है, वो तो 1000 नंबर ऑफ यूनिट बना कर देने के लिए रेडी है, लेकिन क्या आपकी प्रोडक्ट की मार्केट में इतनी डिमांड है? नहीं, अभी तो नई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, अभी आपने मार्केटिंग के ऊपर एक्सपेंसेस करने हैं, डिमांड ही 100 यूनिट्स की है, तो क्यों, मुझे बताएं, क्या आप 1000 नंबर ऑफ यूनिट बनाओगे? नहीं, अगर आपने बना दिए तो भाई उसकी स्टोरेज कॉस्ट अलग से पड़ जानी है आप लोगों को। फिर अगर आपने इतने यूनिट बना दिए, डैमेज होने के भी चांसेस हैं। आपने इतने यूनिट बना लिए, ऑब्सोलीट होने के चांसेस हैं, हो सकता है उसकी एक्सपायरी हो, वो एक्सपायर हो सकते हैं, तो क्या आपका नुकसान नहीं है? अब आप लोग बताओ, क्या 1000 नंबर ऑफ यूनिट बनाओगे? नहीं, आप तो उतने बनाओगे ना जितनी डिमांड है, और डिमांड कम होती है इनिशियल स्टेजेस के ऊपर। अब डिमांड के कम होने की वजह से आप लोग लॉसेस में जा रहे हो, तो क्या वो लॉसेस हम लोग कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनाएंगे? कभी भी नहीं, वो लॉसेस कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनते। ऑलराइट, ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये तो सेल्स की वजह से आपको लॉसेस वगैरह हो गई हैं, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आपके। नेक्स्ट वन, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस आ गए। फिर कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग, मतलब लोकेशन नहीं, रीलोकेशन। एक मरतबा आपकी फैक्ट्री प्लेस ए पर मौजूद थी, आप उसको मूव करके कहीं और लेके जाना चाह रहे हो, तो लेके जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, असेंबली कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बने। गॉट इट? आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर है। फिर क्या कहता है, इनकम may be earned through using a building site as car park until construction start। आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी आपने एग्जांपल देखी होंगी कि आप लोग कहीं मार्केट वगैरह में जाओ ना, और वहां पे कोई प्लाजा अंडर कंस्ट्रक्शन हो, तो आप लोगों ने देखा होगा वो सबसे पहले ना उसकी बेसमेंट तैयार कर लेते हैं। अब कंस्ट्रक्शन के प्लाजे को कंप्लीट होने में ना टाइम लगता है, लेकिन वो उसकी बेसमेंट कार पार्किंग के तौर पर दे देते हैं। तो कार पार्किंग वाले चार्जेस नहीं ले रहे होते हम लोगों से, 100 रुपीज 200 रुपीज, तो क्या वहां से इनकम नहीं हो रही? हो रही है इनकम। तो वो कहते हैं ये जो इनकम है ना, इसे कहा जाता है इंसिडेंटल इनकम। इसे क्या कहते हैं? कहते हैं ये जो इंसिडेंटल इनकम है ना, ये कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगी, इसका हमारे एसिड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर उसके ऊपर कोई इसी किस्म के हम एक्सपेंस भी कर रहे हैं उस इनकम को अर्न करने के लिए, मतलब कार पार्किंग के लिए, क्या हम लोगों ने किसी लड़के को, किसी पर्सन को हायर किया हुआ नहीं होगा? क्या हम उसको इनकम नहीं पे कर रहे होंगे? तो हमारा एक्सपेंस भी तो हो रहा है। तो कहते हैं ये इनकम और ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेंगे। अब देखें, पहली बात उसने कही कि भाई जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अक्सर ऐसा होता है कि आप कंस्ट्रक्शन के एरिया को ना कार पार्किंग के तौर पर दे देते हैं, तो वहां से आपको इनकम अर्न करते हैं। कहते हैं बिकॉज इंसिडेंटल operations are not necessary to bring an item into location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management। उसने बात क्या की थी? उसने कहा था कि आपके जो नॉन करंट एसिड है उसको लोकेशन एंड कंडीशन कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एटसेट्रा, वहां तक लाने के तमाम तरह एक्सपेंसेस कैपिटलाइज करोगे। एम आई राइट? अगर कार पार्किंग पे वो जगह ना दो तो क्या एसिड कंप्लीट नहीं होगा? हो जाएगा। तो अगर दे दो तो नहीं होगा? हो जाएगा। तो क्या इसका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है ये आपका? नहीं। तो कहते हैं ये इंसिडेंटल ऑपरेशंस हैं, और इंसिडेंटल ऑपरेशंस की इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आप लोगों ने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लिखने हैं, कैपिटलाइज नहीं कर। गॉट इट? तो ये जो अगर आपको किसी किस्म की इनकम हो रही है तो ये अदर इनकम रिकॉर्ड होगी, सेल्स नहीं रिकॉर्ड होंगी, ये अदर इनकम के तौर पर जाएगी, और उसके एक्सपेंसेस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएगा। बात क्लियर? अब देखें क्या कहता है, कहते हैं द इनकम एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑफ इंसिडेंटल ऑपरेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड इन सिमिलरली।
अब एक और बात बता रहे हैं, देखो ऊपर उसने आप लोगों से कहा था कि जो टेस्टिंग कॉस्ट है, टेस्टिंग कॉस्ट क्या, टू डिटरमिन whether the asset is functioning, क्या करेंगे इसको, कैपिटलाइज टेस्टिंग कॉस्ट। लेकिन टेस्टिंग कॉस्ट एक प्लांट एंड मशीनरी की हो रही है, और वहां पर हम लोग टेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्या ये प्रोडक्शन ठीक से कर रहा है। उसके लिए हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज करके दे दिया, रॉ मटेरियल दिया तो कुछ ना कुछ सैंपल के तौर पर यूनिट्स भी बन गए, नंबर ऑफ यूनिट्स, जिस चीज के हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स भी बन गए। उन यूनिट्स को हमने मार्केट में जाके सेल कर दिया, तो क्या सेल प्रोसीड्स नहीं मिलेंगी, तो वो भी तो इनकम है। कहता है वो जो सेल प्रोसीड्स हैं और उन यूनिट्स को सेल करने की क्या कॉस्ट नहीं आएगी, कॉस्ट भी आएगी, सेल प्रोसीड्स भी मिलेंगी। तो कहते हैं सेल प्रोसीड्स एंड रिलेटेड कॉस्ट ऑफ सैंपल्स प्रोसीड्स, वो जो टेस्टिंग के तौर पर सैंपल प्रोसीड्स आए थे, अगर आप उनको सेल करोगे तो उनसे जो सेल प्रोसीड्स मिली, और सेल करने पर जो आप लोगों ने कॉस्ट इनकर की, while testing whether the asset is functioning properly are recognized in प्रॉफिट और लॉस, कैपिटलाइज नहीं करोगे इसको। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को, किसी को कोई डाउट? अच्छा, ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, हम लोग अगर इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करके आगे चले जाते तो मे भी कुछ ना कुछ स्किप हो जाता, और कोई एक ऐसा पॉइंट हो सकता था जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आ जाए और यहां पर हमसे ना पूछा जाए। अच्छा, ये जो चीज है ना इधर, उसने टेस्टिंग कॉस्ट के लिए कहा कि सेल प्रोसीड्स को आप लोगों ने इनकम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बनाना है। अच्छा, इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट भी था हमारे पास कि ये जो टेस्टिंग कॉस्ट आती है ना, जो हम लोग कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनाते हैं, इस टेस्टिंग कॉस्ट को हम लोग नेट ऑफ करके लिखते हैं। इस टेस्टिंग कॉस्ट को नेट ऑफ करके लिखते हैं। नेट ऑफ करके लिखने का मतलब ये कि भाई टेस्ट करने की जो कॉस्ट आ रही थी ना, वो आ रही है 100 रुपीज। टेस्ट करने की टेस्टिंग कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है 100 रुपीज, और अगर वो मैंने यूनिट सेल नहीं किए तो मुझे सेल प्रोसीड्स भी नहीं मिलेगी, लाजमी बात है। तो 100 रुपीज ही कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगा। मेरी बात समझ आ गई होगी। लेकिन टेस्टिंग कॉस्ट आई 100, उससे सैंपल यूनिट बने, वो सैंपल यूनिट मैंने मार्केट में सेल की है, सेल करने पर 60 रुपीज का मुझे रेवेन्यू हो गया। तो आप लोगों ने जो कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है ना, वो 40 रुपीज करनी है। 100 में से वो सेल प्रोसीड्स लेस कर रहे हैं, तो 40 रुपीज आते कर आपकी कॉस्ट है 100 रुपीज, और जो सैंपल यूनिट बने वहां से रेवेन्यू सेल प्रोसीड्स भी 100 की आ गई। तो डू नथिंग, कुछ भी कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं। क्लियर? आपने कॉस्ट की 100 रुपीज की, लेकिन जो सैंपल यूनिट बने वो जाके सेल हुए 150 के, तो अब 50 रुपीज प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएंगे, कॉस्ट ऑफ एसिड में से लेस नहीं होंगे। ओके, तो वो यहां पर ना बेसिकली ये बात कर रहा है कि ये जो सेल प्रोसीड इन एक्सेस ऑफ टेस्टिंग कॉस्ट आती है, वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगी। अब किसी का कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर? एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन, अमाउंट के इंट्रोड्यूस होने से पहले ना आपने पढ़ा होगा कि हम बार्टर सिस्टम यूज करते थे, मतलब गुड्स अगेंस्ट गुड्स। अच्छा, अमाउंट करेंसी के इंट्रोड्यूस होने के बाद भी हम ऐसा कर रहे हैं क्या? जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल दी कि भाई मैंने अपना एक मोबाइल परचेज करना है, न्यू मोबाइल मैंने परचेज करना है। जब पुराना मोबाइल मेरे किसी काम का है तो जाके पुराना मोबाइल सेल कर दो। अब पुराना मोबाइल सेल करने के लिए आपके पास दो मेथड है। पहला क्या, कि जिससे न्यू एसेट परचेज कर रहे हो, जिससे न्यू मोबाइल परचेज कर रहे हो, पुराना मोबाइल उसी को दे दो, और न्यू मोबाइल की प्राइस फिर थोड़ी कम करके दे देना। करते हो ना ऐसा? दूसरा क्या है कि अपना मोबाइल किसी और को सेल करो और न्यू मोबाइल किसी और से जाके परचेज करो। क्लियर? अगर आप ये सेकंड मेथड पे जाते हैं ना, तो ये एक्सचेंज ऑफ एसिड नहीं।
ये एक्सचेंज ऑफ एसिड नहीं है। अगर आप अपना ओल्ड एसिड किसी और पर्सन को सेल करते हो, न्यू एसिड किसी और से परचेज करते हो, तो ये बेसिकली दो ट्रांजैक्शन है, दोनों अलग से रिकॉर्ड होंगी। एक ट्रांजैक्शन है ओल्ड एसिड का डिस्पोजल, और दूसरी ट्रांजैक्शन है न्यू एसिड का एक्विजिशन, एडिशन। ऑलराइट। लेकिन अगर अपना पुराना एसिड उसी पर्सन को दे रहे हो जिससे न्यू एसिड परचेज हो रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन को कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ एसिड्स। एसिड्स अगेंस्ट एसिड्स, एक्सचेंज ऑफ एसिड। तो यहां पर क्या है कि एडिशन और डिस्पोजल इधर भी हो रही है, लेकिन उस एडिशन और डिस्पोजल को हम लोग मर्ज कर लेते हैं, और उस ट्रांजैक्शन का नाम होता है एक्सचेंज ऑफ एसिड्स। ऑलराइट। एक्सचेंज ऑफ एसिड्स में जो एसिड मैं दे रहा हूं, क्या मुझे उसकी कॉस्ट के बारे में पता नहीं होगा कि मैंने वो कितने का लिया था? तो क्या मुझे जो एसिड मैं दे रहा हूं, मेरा अपना एसिड, क्या मुझे पता नहीं होगा कि मैंने उसके ऊपर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की हुई है? तो क्या मुझे ये आइडिया नहीं होगा कि मेरी बुक्स में वो मेरा एसिड कितनी अमाउंट में रिकॉर्ड है? तो मतलब मेरे एसिड की कॉस्ट भी मुझे पता है, मेरे एसिड की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मुझे पता है, और मेरे एसिड की कैरिंग अमाउंट भी मुझे पता है। एम आई राइट? एम आई राइट? जो न्यू एसिड है उसके बारे में हमने जाना है, ये तो डिस्पोज कर दूंगा, लेकिन न्यू एसिड रिकॉर्ड होगा कौन सी वैल्यू पर? एट देयर कॉस्ट। न्यू एसिड इनिशियल रिकॉग्निशन कौन सी वैल्यू पर होगी? देखो भाई, कॉस्ट से ये हरगिज मुराद नहीं है कि ये चीज मार्केट में कितने की है। कॉस्ट से ये हरगिज मुराद नहीं है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप लोग गए, आप एक मोबाइल परचेज करने लगे, वो मोबाइल मार्केट में है 50,000 रुपए का, मार्केट में उसकी वर्थ है 50,000 रुपए। लेकिन जैसे ही आप मार्केट में गए तो आपने सामने देखा आपका बचपन का एक क्लास फेलो वो शॉप ओपन करके बैठा है। आपने उससे डिस्कस किया कि यार मैं तो इधर मोबाइल लेने आया था, और वो मोबाइल उसकी शॉप पे भी पड़ा हुआ था, उसने वो मोबाइल आपको 40,000 रुपए में दे दिया। आपके लिए कॉस्ट 50,000 रुपए है। आप अपनी बुक्स में आकर उसको कौन सी वैल्यू पे लिखोगे? तो आपके लिए कॉस्ट क्या बन जाएगी? क्या आपने मार्केट वैल्यू को देखा? बस यही चीज यहां पर है। क्या आपने ये नहीं देखना कि मार्केट में उसकी फेयर वैल्यू क्या है? किसकी? न्यू एसिड की। न्यू एसिड की फेयर वैल्यू क्या है? वो आपकी कॉस्ट नहीं है। आप तो न्यू एसिड की जो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी है ना, वो उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर एज इट इज नहीं जाती। एक्सचेंज ऑफ एसिड, अब देखो, अभी मैंने कोई एक्सचेंज ऑफ एसिड तो नहीं किया था। मैं सिंपली गया उससे मोबाइल परचेज करने लगा, तो उसने मुझे वो मोबाइल 40,000 रुपए का दे दिया। तो मैं आकर ना उस एसिड को रिकॉर्ड करूंगा 40,000 रुपए के अंदर। ये एक सिंपल ट्रांजेक्शन थी, ये कोई एक्सचेंज ऑफ एसिड नहीं था। जब एक्सचेंज ऑफ एसिड होगा तो मैं मतलब उससे ये बात करूंगा कि यार ये मेरे पास पुराना मोबाइल भी है, तुम ये मेरा पुराना मोबाइल रखो और मुझे ना न्यू मोबाइल दे दो। अब पॉइंट ये आता है कि भाई पुराना मोबाइल तो डिस्पोज हो जाएगा अपनी कैरिंग अमाउंट के ऊपर। क्या? पुराना मोबाइल डिस्पोज हो जाएगा अपनी कैरिंग, और वो मुझे पता है कि उसकी कैरिंग अमाउंट क्या है। लेकिन न्यू मोबाइल की रिकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू पे करेंगे? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कैश कॉस्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड द फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। जो मैं अपना पुराना मोबाइल उसको दे रहा हूं ना, वो अपनी कैरिंग अमाउंट पर नहीं जाएगा, वो जाएगा कि मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, वो उसकी फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू प्लस अगर मैं किसी किस्म का कोई कैश पे करूंगा। अच्छा, क्या जरूरी है कि हमेशा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में हम लोग कैश पे करें? नहीं, जरूरी नहीं है। भाई हो सकता है आपके पास जो एसिड हो वो एक हायर वैल्यू का हो, लेकिन आप जो एसिड लेने जा रहे हैं वो उतनी वैल्यू का नहीं है। तो क्या अभी भी आप लोग अपना एसिड भी देंगे और साथ में पैसे भी देंगे? नहीं, अब आप लोग पैसे रिसीव करोगे। एम आई राइट? आप इसको इस तरह से देखो ना
कि अगर मैं अपने उस शॉपकीपर को अपना पुराना मोबाइल दे रहा हूं, उसे नया मोबाइल ले रहा हूं और मैं पैसे पे कर रहा हूं, तो अगर जो उसका अकाउंटेंट बैठा होगा तो वो भी तो एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। वो अभी तो कहेगा कि एक एसिड गया, दूसरा एसिड आया, साथ में पैसे रिसीव किए। तो न्यू एसिड की वैल्यू को कैसे डिटरमिन करना है, उसके लिए हम लोग चलेंगे अपने नोट्स पर। इन नोट्स में हम लोगों ने देखने हैं एक्सचेंज ऑफ एसिड्स के रूल्स, कि इसके रूल्स कौन कौन से हैं। उसके लिए मैंने इनको ना समराइज किया हुआ है, इन रूल्स को समराइज। और आप लोगों ने इसके लिए इस टेबल को याद रखना है, कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज्ड एसिड। और एक्सचेंज एसिड से क्या मुराद है, एसिड एक्वायर्ड, उसकी कॉस्ट क्या बनेगी। तो उसका रूल हमारे पास क्या है, डाटा डिफरेंट फॉर्म में गिवन। एक मरतबा आपको डाटा गिवन होगा जिसमें ओनली फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड गिवन, मतलब मार्केट में जो न्यू मोबाइल परचेज करने जा रहा हूं या न्यू एसिड, तो उसकी वैल्यू का तो मुझे पता है इतनी है। लेकिन जो मेरा एसिड है ना, वो बहुत पुराना हो चुका है, मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं है, मार्केट में उसकी ट्रेडिंग नहीं हो रही, मतलब पुराना कोई मॉडल मेरे पास मौजूद है। तो क्या मेरे एसिड की मुझे फेयर वैल्यू मिलेगी, नहीं। लेकिन क्या न्यू एसिड की फेयर वैल्यू मिलेगी, तो इसीलिए तो उसने कहा है ओनली फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड इज गिवन। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमने उस न्यू एसिड को उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर देना है। न्यू एसिड को न्यू एसिड की फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर देना है। देखें, अदर कंसीडरेशन गिवन अप की फेयर वैल्यू वो तो है ही नहीं। जब है नहीं तो दूसरा मेथड क्या होगा, जिसकी फेयर वैल्यू है वो यूज कर लो। ऑलराइट, क्या प्रेफरेंस किस चीज को देनी है, फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप। प्रेफरेंस किसको देनी है, फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप, मतलब पुराने एसिड की फेयर वैल्यू को। लेकिन अगर वो ना हो तो न्यू एसिड की फेयर वैल्यू यूज कर दो। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट। अच्छा, अब अगर आप लोगों के पास फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड ना हो लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड मौजूद हो, तो मुझे भी तो यही चाहिए थी। तो मुझे न्यू एसिड की फेयर वैल्यू से कोई गर्ज ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, फेयर वैल्यू ऑफ प्लस कैश पे। अगर पे किया तो प्लस, और अगर रिसीव किया तो माइनस। मैं आप लोग यहां पे करते हैं प्लस माइनस कैश। ओके, पे करेंगे तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड प्लस कैश, रिसीव करेंगे अगर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड लेस कैश। एनी डाउट, ये जो वैल्यू हमारे पास बनेगी इस पर न्यू एसिड रिकॉर्ड हो जाएगा, ये न्यू एसिड की कॉस्ट बनेगी। क्लियर। और अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो तो प्रेफरेंस किसको देनी है, ओल्ड एसिड की फेयर, मतलब बिल्कुल सेम रूल जैसे ऊपर था। ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड या फिर माइनस कैश रिसीव। एनी डाउट। और अगर दोनों की फेयर वैल्यू ना हो, कोई ऐसा मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त से, मतलब क्लास में बैठे बैठे आप दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करने लगे अपने मोबाइल्स की, और दोनों के मोबाइल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो दोनों के मोबाइल की मार्केट में फेयर वैल्यू का आइडिया नहीं हो सकता। अब ये तो ये है ना कि एक का मोबाइल दूसरा एक्सचेंज कर लो, कोई कैश की ट्रांजैक्शन ना आए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपस में भी आप कैश की ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों की फेयर वैल्यू मौजूद, तो ऐसी सिचुएशन में देखो भाई, न्यू एसिड की फेयर वैल्यू नहीं है, ओल्ड एसिड की भी फेयर वैल्यू नहीं है, लेकिन जो एसिड आप देने जा रहे हो उसकी कैरिंग अमाउंट तो आपके पास है ना, तो आपने उस कैरिंग अमाउंट को यूज करना, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड एसिड। और कैश का रूल बिल्कुल सेम सेम, कि पे कर रहे हो तो ऐड करोगे और रिसीव कर रहे हो तो, मतलब मुझे एक बात समझ आई कि भाई अगर न्यू एसिड की फेयर वैल्यू के ऊपर
एसेट को रिकॉर्ड करूंगा तो कैश नहीं आएगा, चाहे मैं पे कर रहा हूं चाहे मैं रिसीव कर। क्या अगर न्यू एसिड की फेयर वैल्यू पर एसिड को रिकॉर्ड करेंगे तो कैश प्लस माइनस नहीं होगा, लेकिन अगर एसिड को रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड या कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड एसिड तो फिर प्लस माइनस कैश भी करेंगे हम। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई? अच्छा अब देखिएगा हम लोग एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो इसके लिए होती है हमारे पास जर्नल एंट्री, और वो जर्नल एंट्री हमारे पास क्या बनेगी, बिल्कुल जर्नल फॉर्म में पहले आपको बताता हूं। देखो भाई सबसे पहले चीज, एक एसिड आपके पास आ रहा है। अगर एसिड आ रहा है तो जब एसिड आपके पास आता है तो आप क्या करते हो, एसिड अकाउंट को डेबिट करोगे। तो आप लोगों ने अपने एसिड अकाउंट को डेबिट करना है किस एसिड की वैल्यू से, न्यू एसिड की कॉस्ट से। और इस न्यू एसिड की कॉस्ट कैसे डिटरमिन करोगे, ऐसे डिटरमिन करोगे सिचुएशन के मुताबिक। ऑल राइट, फिर एक एसिड आप दे भी तो रहे हो, तो जो एसिड आप दे रहे हो क्या वो आपके एसिड अकाउंट का पार्ट होना चाहिए, नहीं। तो फिर क्या करें, एसिड अकाउंट में से उसको क्रेडिट कर दें, तो आपका एसिड अकाउंट क्रेडिट होगा। ओल्ड एसिड की कॉस्ट से, ओल्ड एसिड की कॉस्ट से एसिड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज की हुई होगी, क्या क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन में इसकी डेप्रिसिएशन नहीं होगी, तो क्या आप लोग उसकी डेप्रिसिएशन को संभाल के रखोगे। मतलब आपके पास एक एंड्रॉयड फोन है जिसपे सी टाइप का चार्जर लगता है, आप एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आईफोन के साथ, तो क्या वो सी टाइप का चार्जर यूज होगा, तो क्या आप लोग उसको अपने घर में संभाल के रखोगे, नहीं। वो दे दो भाई, जिसको मोबाइल दे रहे हो चार्जर भी उसी को दे दो, क्योंकि आपके इस्तेमाल को तो है नहीं। Am I right? आपके पास एक पुरानी गाड़ी है, मेहरान गाड़ी से आप लोग आ रहे हो सिटी के ऊपर, मेहरान गाड़ी के न्यू टायर थे आपने उतार के रख लिए क्योंकि न्यू है, सिटी पे लगा लेंगे, लगाओगे। तो भाई यार जिसको मेहरान दे रहे हो उसी से मुख मुका कर लो कि भाई न्यू टायर है, या उसके साथ दे दो उसको। ऑलराइट, तो जब पुराना एसिड ही नहीं रहा तो उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का क्या करना है हमने, तो उसके क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी खत्म कर दो। तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन की नेचर क्या होती है, क्रेडिट, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, क्रेडिट। तो जब खत्म करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बात क्लियर। अब दो सिचुएशंस हैं इस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में, या तो कैश पे करोगे या रिसीव करोगे। अगर पे करोगे तो कैश इधर आ जाएगा, अब इसमें से कोई सी एक आएगी। और अगर रिसीव करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट कर दोगे। कैश रिसीव करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश पे करोगे तो कैश अकाउंट, इन दोनों में से कोई सी एक आएगी। ऑलराइट, ये हर हाल में आएगी, ये भी हर हाल में आएंगे, और ये भी हर हाल में आएगी। बात क्लियर। जैसे ये चीजें आप लोग लिख लो, उसके बाद आती है आप लोगों के पास बैलेंसिंग वैल्यू, या तो डेबिट साइड ज्यादा होगी या क्रेडिट साइड ज्यादा होगी। जबकि हम लोग लिख रहे हैं जर्नल एंट्री, और ये जर्नल एंट्री आ रही है कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, कंबाइंड जर्नल एंट्री। तो इसकी डेबिट्स का टोटल इज इक्वल टू क्रेडिट्स का टोटल, तो बैलेंसिंग वैल्यू मिलेगी। वो बैलेंसिंग वैल्यू या तो मिलेगी डेबिट साइड पर, या मिलेगी, वो जो भी बैलेंसिंग वैल्यू हो वो हमने प्रॉफिट और लॉस काउंट के तौर पर लिखा। ऑल राइट, यहां पर आ जाए या यहां पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के तौर पर आएगी। मतलब या तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट होगा,
या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट होता है ना, तो ये एक्सपेंस को शो करता है, ये एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करता है। और अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट हो, तो ये इनकम रिकॉर्ड करता है। बात क्लियर? तो यहां पर इस एक्सपेंस का नाम क्या है? लॉस। कि अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, इट मींस दैट उस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में आपको लॉस हो गया। एम आई राइट? और अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो मतलब उस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में आपको गेन हो गया है, आपको फायदा हो गया, प्रॉफिट हुआ है। ऑल राइट? किसी को डाउट? और इस तरह से ये आपकी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं। ये चीज जरा अपने पास रिकॉर्ड कर लें सब बच्चे। और इस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में से भी या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, दोनों नहीं होंगे। इन दोनों में से भी कोई एक आएगा। इस जर्नल एंट्री को अपने पास रिकॉर्ड करें और इसकी नरेशन क्या होगी? एक्सचेंज ऑफ एसेट। अब आप लोग FR1 में हैं, आज से ही याद रखना कि जब भी कोई जर्नल एंट्री लिखेंगे, हम उसकी नरेशन साथ में लिखेंगे। अगर हम लोगों ने इसकी नरेशन ना लिखी, वो मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। तो आपने इसके बाद लिखना है कि बेसिकली ये कौन सी जर्नल एंट्री है? एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। बस इतनी सी बात लिखकर फिर इसको अंडरलाइन कर लेना आप लोगों ने। ये एक्सचेंज ऑफ एसेट है। एनी डाउट? अच्छा, अब चलते हैं जरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, जरा क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ें। शाबाश, सिर्फ एक मतलब रीडिंग कर रहे हैं इसकी। ये नोट्स आपके साथ में शेयर कर दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये आपकी होम असाइनमेंट होंगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 नहीं कर। 1, 2 एंड 3 ये आप लोगों की होम असाइनमेंट आएंगे। चले 1 में मैं आपको थोड़ा सा चले गाइड करता हूं। अगर 1 को देखो ना, तो आपको बता दिया कि हमारे पास मिस्टर अली के पास एक एसिड है जिसकी वैल्यू 80,000। क्या कहता है? द कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसिड एंड इट्स accumulated depreciation on डेट ऑफ डिस्पोजल, मतलब एक्सचेंज। उसकी कॉस्ट है 80,000 और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है 26,000। तो भाई देखो, जब मैंने इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो यहां पर ये आ गया। मैं यहां पर आके लिख दूंगा ओल्ड एसिड की कॉस्ट, ओल्ड एसिड की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 26,000। फिर साथ में उसने क्या बताया हमें? कहता है कैश पेड टू सेटल द ट्रांजैक्शन 36,000। पे किया तो क्रेडिट हो गया, कितने से? 36,000 से। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं न्यू एसिड परचेज किया, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू एसिड इज 100। तो न्यू एसिड रिकॉर्ड हो जाएगा 100,000। किसी को डाउट? कोई कैश प्लस माइनस नहीं करना, क्यों? क्योंकि न्यू एसिड की फेयर वैल्यू है। क्लियर? अब देखो, 100 प्लस 26 इज इक्वल टू 126 एंड 80 प्लस 36 इज इक्वल टू 116। तो हमारे पास बैलेंसिंग वैल्यू आ रही है ऑन क्रेडिट साइड। तो इस ट्रांजैक्शन से मुझे 10,000 का गेन हो गया। ऑल राइट, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से अगर नेक्स्ट देखें, अगली सिचुएशन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू एसिड इज, हमें जरूरत भी नहीं है, लेकिन साथ में देखो क्या कहता है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड इज। अब न्यू एसिड 50 पे नहीं जाएगा, 50 प्लस 36, 50 प्लस, तो न्यू एसिड मुझे कितने का पड़ा? देखो, मेरे अपने एसिड जो मैं उसको दे रहा था, उसकी फेयर वैल्यू थी 50,000 रुपए, साथ में मैंने उसको 36,000 रुपए भी दे दिए, तो मुझे न्यू एसिड कितने का पड़ा? तो जाकर यहां पर अब मैं रिकॉर्ड करूंगा 86,000।
अब जब 86,000 रिकॉर्ड किया तो आप देखें 86 प्लस 26 इज इक्वल टू 112 एंड 80 प्लस 36 इज इक्वल टू 116। तो यहां पर आऊंगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 112, हाँ यहां पर। तो मुझे इस ट्रांजैक्शन में 4,000 का लॉस हो। बात समझ आ रही होगी सब बच्चों, क्लियर है ना? अच्छा, थर्ड ट्रांजैक्शन देखें। कहते फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड एंड न्यू एसिड इज, कोई बात नहीं है। तो अगर नहीं मालूम तो क्या करेंगे, ओल्ड एसिड की कैरिंग वैल्यू। तो ओल्ड एसिड की कैरिंग वैल्यू मेरे पास क्या बनती है, 80 माइनस 26 इज इक्वल टू 54,000। ओल्ड एसिड की कैरिंग अमाउंट कितनी, प्लस कैश पेड ऑफ 36,000। तो टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी, 90,000। और हमेशा याद रखिएगा कि जब आपका न्यू एसिड ओल्ड एसिड की कैरिंग अमाउंट पर आता है ना, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। देखें कोई बैलेंसिंग वैल्यू नहीं है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को? जी। जब दोनों एसिड की फेयर मार्केट वैल्यू गिवन ना हो तो जो एसिड हम दे रहे हैं, एसिड गिवन अप, उसकी कैरिंग अमाउंट, तो जो एसिड दे रहे थे उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कितनी थी, कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस कर दो तो WDV आ जाएगी, उसकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 54,000। 54,000 प्लस जो हम लोगों ने कैश पे किया, ये लास्ट वाला पॉइंट 36,000, 54 प्लस 36 इज इक्वल टू 90,000। और डेबिट क्रेडिट इक्वल, नो प्रॉफिट नो लॉस। बात क्लियर? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये आप लोगों की होम असाइनमेंट के तौर पर आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।